यहाँ तक पहुँच रही है। आप तमाम माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और इस इलाके के आसपास के इलाके से आए हुए आप तमाम निवासियों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये मौका नहीं है कि कोई राजनीतिक तकरीर की जाए, कोई राजनीतिक भाषणबाजी किया जाए, और मेरा मानना है कि जिस इंसान के, जिस शख्सियत की याद में ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, उनके बारे में भी सबसे ज़्यादा यह जो नज़ारा है इसको देखने की ज़रूरत है। हमने लोगों को पैदा होते हुए, मरते हुए अपने जीवन में कई बार देखा है। आप सबने भी देखा होगा किसी की जिंदगी कितनी कामयाब है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उसका जनाजा कितना शानदार तरीके से उठा था। किसी भी इंसान, उसकी शख्सियत, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व क्या रहा है, इसका मूल्यांकन उसके चले जाने के बाद होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खूब धन कमाते हैं, खूब संपत्ति कमाते हैं, बड़े कारोबारी बनते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो इंसान कमा करके जाते हैं और उनके कमाए हुए लोग, उनके द्वारा सींचा गया फूल, उनका बगीचा, उनका बागवान कितना रंग बिरंगा है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मंच पे सभी तरह के लोग मौजूद हैं, सभी दल के, सभी उम्र के, क्या नौजवान, क्या बूढ़े, सब लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करते हैं। मैं उस महान शख्सियत को, कॉमरेड सलाउद्दीन जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथी दिलेर दा जब बुला रहे थे तो उन्होंने सेडिशन के केस की चर्चा की। मैं यहाँ पे आज कन्हैया कुमार की हैसियत से खड़ा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आज उस याद को समेटने के लिए खड़ा हूँ जो याद इस दरवाजे से जुड़ी हुई है, जो मंच के ठीक पीछे है। मुझे याद है अभी जो छोटे छोटे बच्चे, जब हम लोग गेट का शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में दौड़ रहे थे। हमारी भी कुछ ऐसी ही उम्र रही होगी जब हमारे राजोदा विधायक के उम्मीदवार थे, तो अक्सर जो है इस दरवाजे पे हम लोग भात दाल का भोज खाया करते थे। उसके बाद जब मैं चुनाव लड़ रहा था, हमारे दरवाजे पे इतनी जगह नहीं थी, तो सलाउद्दीन जी की तरफ से यह ऑफर था कि जो आपके पास एक्स्ट्रा लोग हों उनको आप हमारे घर पे भेज दीजिए, हम उनको अपने घर में रखेंगे, अपने दरवाजे पे सुलाएंगे। और मैं एक नाम खास करके जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे एक साथी हैं, एक दोस्त हैं, फिल्म बनाते हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म है, आप लोगों को अगर मौका मिलेगा तो देखिएगा। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एक दंगा हुआ था पश्चिमी यूपी में। उस दंगे की हकीकत को दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई गई, मुजफ्फरनगर अभी बाकी है। उस फिल्म को बनाने की जो पूरी टीम थी, वो टीम वहाँ से चल करके आई थी दिल्ली से बेगूसराय का चुनाव कवर करने के लिए। वो पूरी टीम इनके दरवाजे पर रहते थी, सबको खाना खिलाना और घर जैसा, मेहमान की तरह नहीं, घर के सदस्य की तरह जो है उनका देखभाल करना, उनके रख रखाव की व्यवस्था करना, उनके लिए आने जाने की व्यवस्था करना सलाउद्दीन जी किया करते थे। और इस मोहल्ले में कभी भी आते हुए मुझे याद नहीं है कि लोगों का एक हुजूम न जुट गया हो। जब राम रतन का चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग रात को आए थे घूमने के लिए, थोड़ी सी जानकारी हो गई कि यहाँ आ रहे हैं, सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। ये अपनापन, लोगों का ये प्यार, उसके मूल में
सलाउद्दीन जी का काम था, समाज के प्रति उनका जुड़ाव, उनका लगाव था। और एक बात की जिक्र कर रहे थे संचालक महोदय कि किसी का भी त्योहार हो वो खास तौर से सजग रहते थे कि गड़बड़ी फैलाने वाले लोग, समाज को आपस में लड़ाने वाले लोग कोई गड़बड़ी ना कर सकें। उनके बारे में आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, रात को 12 बजे भी अगर कोई फोन करते, इतना भी छोटा काम हो कि कोई बिना टिकट पकड़ा गया हो, उसके लिए भी वो रात को उठ करके चले जाते थे। जनता से, जमीन से इस तौर पे वो जुड़े हुए थे। उनकी जड़ इतनी गहरी थी कि ये फूल पत्ती, ये तना, ये नज़ारे, ये सब कुछ आज हमारे आंखों के सामने है। अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं है। दुख है कि उनको हम कुछ और दिन उनके सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन इस बात का भरोसा जरूर है कि जो कारवां, जिस कारवां का हिस्सा वो रहे हैं, उस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाते रहें और उनकी कोशिशों को एक नई मंजिल देने का प्रयास किया जाए। यही संकल्प आज हम इस सभा में लेते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये राजनीतिक तकरीर करने का वक्त नहीं है, हम श्रद्धांजलि सभा में हैं। मंच से आदेश है कि कुछ और बात की जाए। मैं बस कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ। अभी जब मैं ये मास्क खोल रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक फर्जी आदमी ने विकास का मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया और उस इंसान नहीं, शैतान की करतूत ने हम सबको मास्क पहना दिया। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम ऐसी परिस्थिति में घिर चुके हैं कि सिर्फ सलाउद्दीन जी ही नहीं, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका जानने वाला, जिसका परिवार का, जिसका रिश्तेदार का कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी के चलते आज अपनी जान को गंवा चुका है। इस मंच से हम तमाम लोगों को, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और यह बात सोचना चाहिए, इस बात पे विचार करना चाहिए कि ये कौन सी परिस्थिति में आज हमको ला करके खड़ा कर दिया गया है। अक्सर यह कहा जाता है कि महामारी है, बीमारी है, इसमें सरकार क्या कर लेगी। जो लोग ये तर्क देते हैं उनसे सीधा 3-4 सवाल हम पूछना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि जब देश में महामारी है, देश में बीमारी है, तो शासक अपने लिए 20,000 करोड़ का महल क्यों बनवा रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत सब लोगों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर दी गई है, तो लोगों की जान ऑक्सीजन के बिना, इंजेक्शन के बिना, एम्बुलेंस के बिना, बेड के बिना, दवाइयों के बिना क्यों चली गई। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि इस देश में जो 135 करोड़ लोग रह रहे हैं, हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, तो आपने रोजगार नहीं दिया, आपने शिक्षा नहीं दी, और जब लोग महामारी और बीमारी में घिर गए तो आपने दवाई भी नहीं दी, आपने पढ़ाई तो नहीं ही दिया, दवाई भी नहीं दी। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बारे में हम लोगों को एक बार सोचना चाहिए। बार बार ये कहने की कोशिश की जाती है, ये गुमराह करने का कोशिश किया जाता है कि राजनीति से किसी चीज का हल नहीं हो सकता है। मैं आपको कहता हूं कि राजनीति ही सभी बीमारियों के जड़ में है। जब तक राजनीति का सही से इलाज नहीं कीजिएगा, तब तक कोरोना का भी इलाज हमको मिलने वाला नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि आज हम जिस परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। जिस परिस्थितियों में
कि देश आज कहाँ जाकर के खड़ा हो गया है। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने हमसे मजाक किया कि आपके भी मोबाइल फोन में पेगासस है। हम बोले मेरे पास मोबाइल फोन ही नहीं है, हमारा तो मोबाइल फोन 5 साल से पुलिस के पास है। ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये इस देश के जज का, इस देश के पत्रकारों का, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, विपक्ष के नेताओं का, छोड़ दीजिए विपक्ष के नेताओं का, अपने मंत्रियों की जासूसी करवा रहे हैं और कहते हैं कि इस पे संसद में चर्चा नहीं होगी। बताइए, संसद में अगर चर्चा नहीं होगी तो कहां पर चर्चा होगी? और संसद में ये चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? संसद में इसलिए नहीं चर्चा करना चाहते हैं कि अगर संसद में एक बार चर्चा होगी, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। संसद में अगर एक बार चर्चा होगी तो इस बात की भी चर्चा होगी कि 200 रुपये लीटर सरसों तेल क्यों बिक रहा है। इस बात की भी चर्चा होगी कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों बिक रहा है। इस बात की भी चर्चा होगी कि 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर अपने फसल का दाम क्यों मांग रहे हैं। इस बात की भी चर्चा होगी कि आप कोरोना का बहाना बना करके तमाम तरीके की जो वेलफेयर स्कीम है, जो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको आपने समाप्त कर दिया है और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से लगातार भाग रही है। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार ने कहा कि आपदा में अगर किसी की जान जाएगी तो 4 लाख रुपया दिया जाएगा। आप कहते हैं कि देश में आपदा अधिनियम लागू है क्योंकि कोरोना जो है वो एक आपदा है। तो कोरोना जब आपदा है तो कोरोना में मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और वही 4 लाख रुपया का गबन करने के लिए सरकार ये आंकड़ा बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने लोगों की कोरोना में जान चली गई है। क्योंकि सरकार अगर बताएगी कि कोरोना में 500 लोगों की जान गई है बेगूसराय जिला से, तो 500 लोगों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने सबसे पहला बेईमानी ये किया कि जिन लोगों की मौत कोरोना में हुई उनको कोरोना मौत गिनने के लिए तैयार नहीं है। कोज ऑफ डेथ में ये बार बार ये कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हार्ट फेल हो गया, कोरोना वायरस की वजह से ऑर्गन फेलियर हो गया। क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो उनको मुआवजे में 4-4 लाख रुपया जनता को देना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जनता को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन साहब को उड़ने के लिए 8,500 करोड़ में हवाई जहाज खरीदने के लिए इनके पास पैसा है। ये इस देश की जनता को आंख खोल करके समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब भी हम किसी अपने साथी को याद करते हैं, जब हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि हमारे चारों तरफ जो अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता का सवाल हम सरकार से पूछेंगे और इसका जवाब हम सरकार से लेंगे। अब कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने फेसबुक पर यह लिखना शुरू किया कि कन्हैया कुमार कहाँ हैं। मन में थोड़ी सी अलगुलाहट हुई, थोड़ा गुस्सा आया। फिर हम सोचे कि क्या इस सवाल का जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए। फिर हमने इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। एक बार एक पत्रकार इसी सवाल को हमसे पूछा कि कोरोना में आप कहाँ थे, तो हमने कहा हम स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके लूडो खेल रहे थे। बेशर्मी का कोई हिसाब किताब होता है? मंत्री बने हैं आप, सांसद बने हैं आप, सरकार चला रहे हैं आप, टैक्स लेते हैं आप। डीएम हमारा फोन सुनेगा कि प्रधानमंत्री का फोन सुनेगा? हर इतवार को आकर के मन की बात सुनाएं आप। अब फेसबुक पे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार कहाँ है। हम जहाँ हैं वहीं हैं, हम जहाँ थे हम वहीं रहेंगे। जहाँ हम पैदा हुए हम उस मिट्टी के लिए, उस जगह के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन यह जो सवाल पूछने की बेईमानी है, इस बेईमानी का जवाब देना भी कई बार जरूरी होता है।
हम कहाँ थे? आप बताइए कि आप कहाँ हैं? आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि देश के भीतर हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की ऑक्सीजन से मौत हो गई है और सरकार बेशरम की तरह कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। बताइए, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। दिन रात आप उस जमाने का, उस दौर का, उस महीने का आप न्यूज उठा करके देख लीजिए। आज क्या तो इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, आज क्या तो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, सब जगह ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान जा रही है। जान जाने में छोड़िए, आम लोगों की, भाजपा के एमएलए का ऑक्सीजन के बिना मौत हो गया, भाजपा के नेताओं का इंजेक्शन के बिना मौत हो गया और इनकी अपनी ही सरकार पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई और उसका जवाब में इनके प्रवक्ता टीवी पे आकर के बोलते हैं कि राज्यों ने नहीं भेजा। अरे बेईमान, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में तुम्हारी सरकार है, दूसरे पार्टी की सरकारों ने अगर नहीं भेजा तो क्या तुम्हारी पार्टी की सरकार ने भी आकर नहीं भेजा? ये बात को हमेशा पलट देते हैं, हमेशा ये लोगों के असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका करके जो गैर जरूरी सवाल है उसमें जनता को उलझा देते हैं। अब ये कह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, ले आइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाइएगा वो कानून इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होना चाहिए। पता कर लीजिए प्रधानमंत्री को क्या भाई बहन है। इस देश के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। पता कर लीजिए उनको क्या भाई बहन है। इस देश के मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। पता कीजिए उनको क्या भाई बहन है। समस्या इससे नहीं है कि आप किसी चीज का निदान करना चाहते हैं, आप कोई नीति लेकर के आना चाहते हैं। समस्या नीति की नहीं, समस्या आपकी नीयत का हमें है, ये बात हम जानना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं, जो ऑलरेडी पैदा हो गए हैं, जो पैदा होंगे, उनके लिए आप कानून लाना चाहते हैं, लाइए। लेकिन जो ऑलरेडी पैदा हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपका ही वादा आपको याद दिलाना चाहते हैं। आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। आपने कहा था कि हम सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। छोड़ दीजिए किसी विपक्षी पार्टी के नेता को, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ करके कहता हूं अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें आपको 15 लाख रुपया आपके खाते में आया हो। एक वादा हमको बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। और इसीलिए जब हम चुनाव लड़ रहे थे, याद कर लीजिए उस वक्त हम क्या मांग रहे थे। हम तो नहीं कह रहे थे कि हम मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, अगरा पिछड़ा करवाएंगे। हम क्या मांग रहे थे? हम मांग रहे थे कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए। हम मांग कर रहे थे कि बेगूसराय में सुपर स्पेशलिटी एक सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम मांग कर रहे थे कि हमारी जितनी भी सड़कें हैं उसको दुरुस्त करो। हम मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो किसान हैं उनको एमएसपी दो, उनको उनके फसल का सही दाम दो। हम ये मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो नौजवान हैं उनको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ग्वालियर नहीं जाना पड़े, उनको इंजीनियरिंग करने के लिए पूना नहीं जाना पड़े। हमारे पास भी जमीन है, हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। आप हॉस्पिटल लेकर के आइए, आप अस्पताल बनाइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। हमारे जिले के बच्चे हमारे जिले में इंजीनियर बनेंगे और आप फैक्ट्री खोलिए और आप जो फैक्ट्री खोल रहे हैं उस फैक्ट्रियों में ही हम काम करेंगे। रिफाइनरी का धुआं सूंघेंगे हम, फर्टिलाइजर का धुआं सूंघेंगे हम और नौकरी करेगा बाहर का लोग। ये बेगूसराय जिला में हम नहीं होने देंगे। हम ये मांग कर रहे हैं। ये जनता का सवाल है, ये जनता का मुद्दा है और इस जनता के सवाल को, इस जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए ही हिंदू मुसलमान किया जाता है, अगरा पिछड़ा किया जाता है, लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में जब हम खड़े हैं तो हम सिर्फ कॉमरेड सलाउद्दीन को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, हम उनके अरमानों को, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हमको बेगूसराय जिला को एक मॉडल जिला के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। हमारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे, हमारे बच्चे बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे, हमारे किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा, उनको सही इलाज
सही रोजगार मिलेगा, ये हमारे राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। इसको हमको अपना संकल्प बनाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि राजनीति आज के तारीख में गैर जरूरी मुद्दों में उलझ करके रह गया है, और जो लोग इस गैर जरूरी मुद्दे से समाज को निकाल करके उनके रोजी रोटी के सवाल पे, उनके आत्मसम्मान के सवाल पे, उनकी सुरक्षा के सवाल पे, समाज की एकता और शांति के सवाल पे लाना चाहते हैं, उन जैसे लोगों को जेलों में भर दिया गया है। आप सब लोग जानते होंगे 1 साल से ज्यादा हो गए हैं इस देश के अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को, लेखकों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को जेलों में बंद कर दिया गया है। और कोरोना का बहाना बना करके इस देश के भीतर जो लोकतंत्र की आवाज है, उस लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम जिले वासियों को मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। ये बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती है। इस बेगूसराय का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। जब अंग्रेजों का जुल्म था तो उस जुल्म के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त आने वाला है, उस 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो का नारा दिया था तो इस इलाके के लोगों ने ब्रिटिश राज की एक एक पटरियों को उखाड़ करके फेंक दिया था, उनके थानों पर हमला किया था, अंग्रेज की कोठियों पे हमला किया था और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 1947 में भारत को छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ा, हमारा अपना राज स्थापित हुआ, तिरंगा झंडे को हमने अपनाया और उस संविधान पे हमने चलने की कसम खाई कि इस देश के भीतर रहने वाले लोग चाहे तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, इस देश के नागरिक हैं और उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा। ऐसे हिंदुस्तान का हम निर्माण करेंगे। और आज वो हिंदुस्तान, वो भारत, वो हिंद अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है तो बेगूसराय को एक बार फिर से अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा। और उस आखिरी बात को बोल करके अपनी बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ। संचालक महोदय ने कहा कि 124A के तहत देश में कई मुकदमे हुए हैं और कन्हैया के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए अगर हमारे खिलाफ मुकदमा होता है तो हो जाए, अगर इनको जेल में भरना है तो ये भर दे, अगर इनको सर कलम करना है तो कर दे, लेकिन इस मिट्टी को हम इनके हाथ में दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम लड़े थे, लड़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। और ये बेगूसराय की धरती है। उस वक्त जब तानाशाही शासन और सरकार था तो इसी बेगूसराय की मिट्टी से केदारनाथ सिंह पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी थी। हम भी आपके बीच में पैदा हुए हैं, साला सलाउद्दीन जी के सानिध्य में रहे हैं, इनके घर पे आकर के नमक खाया है। हम भी ये संकल्प लेते हैं कि सत्ता को, इस तानाशाही व्यवस्था को आपके समर्थन से उखाड़ फेंकेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस सलाउद्दीन को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।